रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के लक्षण और कुछ उदाहरण पर चर्चा किया था और आज पुनः उसी समास को लेकर आगे बढ़ते हुए तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद पर चर्चा की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद मुख्य रूप से देखा जाए तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला कौन? एक चार्ट बना रहा हूं मैं, इस चार्ट के अनुसार आप लोग देख लीजिए। पहला है व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समान अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। ये दोनों भेद जो भी हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इन दोनों के विषय में हमको जान लेना अति आवश्यक है, ताकि जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उसके विषय में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं समान अधिकरण तत्पुरुष समास को। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है समान। समान का मतलब होता है बराबर। समान का मतलब बराबर। यहां पर अधिकरण का जो अधिकरण, यहां समान के बाद जो अधिकरण शेष बचता है, इसका कारक से या विभक्ति से कोई संबंध नहीं। यहां पर अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी जिसका आधार समान हो। समान हो का मतलब बराबर हो। तो यहां पर जो समास आप लोग पढ़ते हैं उसका आधार क्या होता है? कारक या विभक्ति। कहने का मतलब कि जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। तो जहां पर दोनों पद समान हो वहां पर हमेशा समान अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। पुरुष। ये निकल आया समान अधिकरण तत्पुरुष समास का तात्पर्य। जिस समस्त पद में या सामासिक पद में दोनों पद, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों पद समान हो, उनको हम समान अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नीलगाय। ये नीलगाय है एक सामासिक पद। जब इसको हम दोनों पदों में विभाजित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक पद होगा नील और दूसरा पद होगा गाय। एक पद होगा नील और दूसरा पद क्या होगा? गाय। नील गाय। दोनों पद ध्यान से देख लीजिए, इसमें प्रथमा विभक्ति है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी। यहां पर दोनों पद आपस में बराबर हैं विभक्ति के मामले में।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में या सामासिक पद में दोनों पद समान हो वहां पर समान अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी है, जैसे रक्त तुंड हो गया या श्वेत कमल हो गया, इसी प्रकार के उदाहरण है। और अब हम चलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास की ओर। व्यधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? व्यधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण का मतलब होता है जिसके आधार अलग अलग हों। अधिकरण का मतलब हमने पीछे ही बता दिया है कि आधार होता है। यहां पर व्यधिकरण का मतलब होता है अलग अलग हो, क्या हो? आधार हो। और आधार क्या है? या तो विभक्ति है या फिर कारक है। ठीक है, तो व्यधिकरण का मतलब क्या होता है? जिसके या जिस समस्त पद के दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हो, वहां व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ये व्यधिकरण का मतलब सामने लिखा हुआ है, जिस समस्त पद के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग विभक्तियों में हो। कहने का मतलब कि पहले पद में दूसरी विभक्ति मिले, दूसरे पद में दूसरी विभक्ति मिले, वहां पर क्या होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे जैसे पदच्युत, पदच्युत, देखिए ये सामासिक पद है, इसके जब दोनों पदों को हम अलग अलग करेंगे तो होगा पद, ये पूर्व पद हो गया पहला पद, इसके बाद च्युत, ये हो गया दूसरा पद। अब केवल अलग अलग कर देने से हमको यह नहीं समझ में आएगा कि कौन सा किस विभक्ति में है। कब तक? जब तक इसका हम समास विग्रह नहीं करेंगे तब तक। तो आइए इसका समास विग्रह करते हैं, देखिए क्या होता है। पदच्युत, च्युत का मतलब क्या होता है? अलग होना या अलग करना। ठीक, तो यहां पर होगा पद से च्युत। ये पद पहला पद और च्युत दूसरा पद हो गया। पद च्युत का समास विग्रह क्या होगा? पद से च्युत। च्युत का मतलब अलग करना, अलग होना, हटाया जाना इत्यादि। यहां पर देखिए पद, ये पहला पद ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, च्युत भी जो दूसरा पद है उसको ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, और बीच में क्या आ गया? यह एक पहचान जो अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का पहचान क्या है? से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, यानी जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पद च्युत है, इसमें आपको देखने के लिए मिला कि इसमें पंचमी विभक्ति है, और यहां जो च्युत है इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है। इस प्रकार से दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां पाई गई। इसी प्रकार से है स्नान घर। स्नान घर को देख लीजिए, स्नान घर, पहला पद स्नान होगा, दूसरा पद क्या होगा? घर होगा। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्नान के
लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान ये पहला पद जैसे के तैसे, घर भी दूसरा पद जैसे के तैसे, लेकिन समास विग्रह करने के बाद यह एक पहचान हमको प्राप्त हुआ के लिए। के लिए किसका पहचान है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का पहचान यहां पर यह है। तो यहां पर संप्रदान कारक और यहां जो घर है इसमें कोई भी कारक नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, यानी दोनों विभक्तियां अलग अलग हुई। अब हम जो व्यधिकरण है वास्तव में अगर देखा जाए तो यही कारकाधारित समास कहलाता है। कारकाधारित, कारकाधारित का मतलब जो पूर्ण रूप से कारक पर आधारित हो उसे हम क्या कहते हैं? कारकाधारित समास। इस बात को हमने पहले ही बता दिया है। अब थोड़ा इसके बारे में और विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, इसको हमने क्या कहा? यही वास्तव में कारकाधारित है। कारकाधारित समास है। कहने का मतलब यह जो समास है इसका मूल आधार कारक ही है। तो अब हमको तो यह देखना होगा कि कारक कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं और उनके पहचान क्या क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कारक। तो कारक कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण और संबोधन। ये कितने हुए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिलाकर के कारक कितने होते हैं? 8। ठीक, ये 8 कारकों का पहचान को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कर्ता कारक का पहचान क्या है। कर्ता ने और शून्य भी होता है। कर्म को और शून्य भी होता है। करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे, ओ। ये सारे कारकों का पहचान लिखा हुआ है। कर्ता ने या शून्य, कर्म को या शून्य, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अथवा को भी होता है। को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की न रारेरी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे ओ। ये 8 कारक हो गए। अब हमको ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें जो पहला होता है क्या? कर्ता कारक। सबसे पहला और सबसे अंत वाला, सबसे अंत वाला क्या है? संबोधन।
सबसे पहला क्या है कर्ता और सबसे अंत वाला क्या है संबोधन। ये दोनों के दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें? जो लिखा हुआ है यहां भले ही लिखा हुआ है कारकाधारित, लेकिन नियमानुसार इस समास में जो कर्ता है सबसे पहला और जो सबसे अंत वाला है संबोधन, ये दोनों कारक बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इन दोनों का इससे कोई भी ताल्लुकात या कोई संबंध नहीं है। तो शेष कितने बचे ये देखिए, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, छठों शेष बचे। अब देखिए जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है वह कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का। आई बात समझ में? व्यधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का हुआ? 6 प्रकार का। ठीक, अब 6 प्रकार के उदाहरण एक तो कम से कम आप लोगों को दे करके थोड़ा समझाना होगा। जैसे कि होगा ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ज्ञान को प्राप्त। क्या होगा? ज्ञान इसके सामने होगा भाई, ज्ञान प्राप्त। इसका समास विग्रह क्या होगा? ज्ञान को प्राप्त। ठीक है, अब देखिए यहां पर ज्ञान प्राप्त जो लिखा है यह क्या है? एक सामासिक पद या समस्त पद है। इसमें ज्ञान पहला पद है और प्राप्त है दूसरा पद। जब हम समास विग्रह किए तो दोनों पदों के बीच में एक पहचान हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर सामने लिखा हुआ है, यह कर्म कारक का पहचान है। कर्म कारक का पहचान क्या है? को। ठीक है, उसी प्रकार से तुलसीकृत, तुलसीकृत। अब इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा? तुलसी कृत लिखा हुआ, तुलसी द्वारा कृत, या तुलसी कृत का मतलब की रचना होता है रचा गया, तुलसी द्वारा रचा गया, तो होगा तुलसी कृत का तुलसी द्वारा कृत या किया गया। उसी प्रकार से अगला होगा पाठशाला। अब यहां जगह ही नहीं बचा है, इसको बताएंगे। पाठशाला, ठीक, पाठशाला। पाठशाला का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। तो पाठ पहला पद और शाला दूसरा पद, बीच में हमको प्राप्त होता है के लिए। के लिए किसका पहचान है? संप्रदान का। ठीक है, संप्रदान का पहचान के लिए। तो कहने का मतलब यहां पर पाठशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार से जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न का मतलब या समास विग्रह क्या होगा? जल में मग्न, जल पहला पद, मग्न दूसरा पद, जल पहला पद, मग्न दूसरा पद, बीच में हमको क्या प्राप्त हो रहा है? में। तो यह में किसका पहचान है? अधिकरण अधिकरण कारक का। तो यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो अब देखिए ये जो प्रकार बताया गया है, यहां पर हमने बताया कि 6 प्रकार। अभी तो यहां पर केवल कारक का नाम लिखा गया है। अब इसी के आगे अब हम लिख देंगे, केवल जोड़ते जाएंगे तत्पुरुष समास। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 कारक हो गए। इसी 6 कारकों के आधारित 6 तत्पुरुष समास के भेद हो गए। पहला क्या है? कर्म, दूसरा करण, संप्रदान,
अपादान संबंध अधिकरण तीन, चार, पांच, छः। हम तत्पुरुष समास को पढ़ा रहे हैं, तत्पुरुष समास के भेद। अब इसी में जोड़ दीजिए क्या, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष ये देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इन सबका पहचान अलग अलग है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि व्यधिकरण का मतलब ये होता है कि जिस समस्त पद के दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो। ठीक है, इसका पहचान भी लिख सकते हैं, को से या के द्वारा के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण हे, अरे, ओ, ये सब पहचान हो गए। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष समास के सब पहचान सामने लिखे हुए हैं। और अब इन सबको बारी बारी से अलग अलग अध्ययन करने की दृष्टि से पुनः अगली बार हम आएंगे आपके सम्मुख। तब तक ये जो पहचान लिखा हुआ है, ये सारे के सारे पहचान जितने भी लिखे हुए हैं सबको याद हो जाए, ताकि पठन पाठन में अत्यंत सुविधा हो। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त की जाती है।